नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी राकेश जी की भेजी हुई आप बीती है। उनके जीवन में घटी हुई सच्ची घटनाएं हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, उनकी इस आप बीती में चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर राकेश जी के साथ में हुआ क्या था, उन्हीं की शब्दों में। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं उस घटना को कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। मैं कभी भी यकीन करता ही नहीं था भूत प्रेतों पर, कभी इन चीज़ों पर, इन बुरी शक्तियों पर मैं मानता ही नहीं था। मेरी जो उम्र थी लगभग 25 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक अपने जीवन में कभी भी इन शक्तियों से कभी पाला नहीं पड़ा था, और ना मैं इन पर विश्वास भी करता था। जब देखा ही नहीं तो विश्वास करने का कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन जब होना होता है ना, तो आप कहीं भी हो, आप उस जगह पर आ ही जाते हो। ऐसा ही मेरे साथ में हुआ था। मैं अच्छी भली एक कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, मेरी मत मारी गई थी कि जो मेरे एक रिश्तेदार से अब मेल मिलाप हो गया, बातचीत होने लगा। वो हमारे गांव पर ही आए हुए थे, पुराने रिश्तेदार थे, और उन्होंने बताया कि तुम दूसरे के काम क्यों कर रहे हो। मैं भी अब फैक्ट्री में काम करता हूँ, हमारे अंडर में इतने लेबर हैं, मैं ठेकेदार हूँ, और तुम मेरे पास में आ जाओ, हम मिलजुल करके काम को देखेंगे, संभालेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे। लालच मुझे आ गया था, और वही लालच मुझे अच्छी भली नौकरी छोड़ करके और मैं उनके साथ चला जाता हूँ। लेकिन जब वहाँ पहुँचता हूँ ना, तब उनकी असलियत धीरे धीरे मालूम पड़ने लगती है। 2 महीनों के बाद में जब मैं उनसे कहता हूँ कि भैया जी, अब 2 महीना तो हो गया, अब हमारा भी कुछ हिसाब किताब कर दो, पैसे चाहिए, परिवार में देना है, खर्च बर्च तो हम ही चलाते हैं ना, हमारे ऊपर ही पूरा घर परिवार निर्भर रहना। तब वो टालने लगे, कहने लगे हाँ हाँ राकेश, बस जल्दी पैसा आने वाला है और जल्दी मैं सबका हिसाब किताब करूँगा, लेकिन पहले इन लोगों का कर दूँ, तुम तो अपने हो ना, अब थोड़ा सा आप रुक भी जाओगे। लेकिन ये चापलूसी भरा काम था। ऐसे ही अब वो करते थे, हर एक किसी के साथ में सबको अपना कहते थे और ऐसे ही टालते रहते थे। उनका नेचर में ही था। पैसा उनके पास में होता था, लेकिन वो देना नहीं चाहते थे वक्त पर, तोड़ तोड़ के पैसा देते थे, और वही मेरे साथ में अब हो रहा था। 2 महीना बीतने के बाद मैं झुंझला गया था। ऐसा तो मैं आज तक कोई मालिक देखा ही नहीं था। और कहने के लिए हमारे रिश्तेदार थे, ठेकेदार थे, तब मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जबकि वो मेरे घर की पूरी स्थिति जानते थे कि मेरे घर में मेरी तनख्वाह से ही अब सब कुछ चलता है। मेरे पिता अब घर में बैठे रहते हैं, अब वो लाचार हैं, कोई खेती गृहस्थी का काम नहीं कर सकते, तो इतना तो उनको समझना चाहिए। लेकिन रिश्तेदारी की वजह से मैं उनसे कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। वो मुझे समझाते कि देखो, अभी थोड़ा सा पैसा ले लो, और पैसा पीछे से आ रहा है, इसके बाद मैं सबका हिसाब कर दूंगा। अब मेरे पास में बोलने का शब्द ही क्या होता था। मैं जानता था कि इन पैसों में हमारा घर परिवार नहीं चलेगा। अब तो 2 महीने का पैसा रुका हुआ था। मैं बहुत बेचैन था। रात हो चुकी थी, लेकिन उनका जो पार्टी थी ना, रात को हमेशा चलती। जैसे ही शाम ढलती थी, बोतल अब आ जाता घर पर। अब एक तरह से ठेकेदार थे भाई, अब वो ठेकेदार अब ठेकेदारी होता है, हम लोग लेबर तो लेबर ही रहेंगे। लेकिन अब उनके जो घर था, जो किराए पर सब लिए हुए थे, 4-5 घर, और उसमें एक घर था ठेकेदार का, वो अपने ऐसो शान से रहते थे, और हम लोग लेबर क्लास के लोग थे, तो एक एक कमरे में 4-4, 5-5 करके अब रुकना पड़ता था। खाना बनता था रूखा सूखा, और उसी में सब काम चलाना पड़ता था। मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे तो लगा कि मैं इनके यहाँ आकर के बहुत बड़ा गलती कर दिया। अब 2 महीने की तनख्वाह रुकी, मेरा दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, और उस रात तो हद ही हो गई। जब शाम को ठेकेदार अब दारू की बोतल लेके बैठ गए, अब मैं उसी टाइम अब उनके कमरे में गया किसी काम से, और तब वो मेरे पास में बिठा दिए और कहने लगे आओ आओ, और थोड़ा सा एंजॉय करो। लेकिन मैं दारू फारू को कभी हाथ नहीं लगाता था। मैं ठेकेदार को मना करने लगा कि नहीं भाई साहब, मैं दारू वारू पीता नहीं हूँ। हाँ, तब मुझे ज़बरदस्ती करने लगे, अरे पियो ना, 2 घूंट पियोगे सब गम खत्म हो जाएगा। मुझसे रहा नहीं गया। हाँ, मैं एक कड़वी बात उनको बोल दिया कि देखिए भाई साहब, आप बुरा मत मानिएगा, मेरे घर में खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं,
और आप यहाँ रोज दारू की बोतल खोलते हो। मैं मांगता हूँ पैसा कि मुझे मेरा हिसाब कर दो, तो आप पैसे देने में आनाकानी करने लगते हो। ये आपको शोभा देता है? आप मेरे रिश्तेदार हो, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाता। ये बात कड़वी थी मिर्ची की तरह और उनको लग गई। उस टाइम वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब मैं घर से निकलने लगा ना, तब कहने लगे कि राकेश इधर आओ। गुस्से में लग रहे थे। मैं उनके पास पहुंचा। मैं समझ गया कि मैं कड़वी बात बोला हूं, अब उनको मिर्ची तो लगी होगी। तब वो कहने लगे कि देखो राकेश, मैं ऐसा नहीं हूं जैसा तुम सोच रहे हो। अब मेरे पास में पैसा नहीं आ रहा पीछे से, तो मैं कैसे दे दूं? चलो इस महीने में तुम्हारा पूरा हिसाब करा दूंगा, चिंता मत करो। अब वो एक तरह से मुझे मनाने की कोशिश करने लगे। उनका लगा कि मैं काम छोड़ करके कहीं चला न जाऊं, लेकिन मेरा जो मन था ना, अब उस जगह पर रुकने का नहीं था। मैं वो काम करना ही नहीं चाहता था। इतना मेहनत मजदूरी करो और आखिरकार मुझे मिल क्या रहा था? रूखी सूखी भोजन, एक रुकने के लिए मकान जिसमें अब भेड़ बकरी की तरह हम लोग, अब 4-4 5-5 लोग उसमें सोते थे। अब खुला भी जगह नहीं था कि पैर अच्छी ढंग से पसार सके। ये भी कोई जीना जीना है। मैं सोच लिया था कि मैं अब रुकूंगा नहीं। मन उदास था। मैं तो कमरे में गया नहीं। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहता था। रात हो चुकी थी, 9 से ऊपर का टाइम था। खाना बना हुआ था, लेकिन आज मेरा मूड उखड़ा हुआ था। रूखी सूखी खाने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं रोड पर अब ऐसे ही टहलने लगा। टहलते टहलते मैं बहुत दूर अपने अब घर से, जहां हम रहते थे, दूर आ चुका था। और तब मुझे एहसास हुआ कि बातों बातों में सोचते सोचते मैं यहां तक आ गया हूं। अब मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी मुझे लगा कि ना, जब यहां तक आ गया हूं तो थोड़ी देर यहां का वातावरण का मजा लेता हूं। बाकी में जगह शांत थी। हर तरफ देखो, जिधर अंधेरा ही अंधेरा था। आसमान में चांद निकला हुआ था और उसकी जब रोशनी पड़ती थी, बादल से निकलता था चांद, तब भरपूर रोशनी हो जाता था। माहौल मुझे अब थोड़ा सुकून देने लगा था। एक पुलिया थी रोड पर। उस पुलिया पर मैं जा करके बैठ गया। अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। क्या मेरे जीवन में ऐसा ही चलता रहेगा? क्या मैं गरीबी में जूझता रहूँगा? क्या मुझे अब ऐसा ही हालत में अब निपटना पड़ेगा? क्या मैं कभी सुखी नहीं रह पाऊंगा? अपने भविष्य के बारे में सोचता सोचता आधा घंटा 1 घंटा मुझे ध्यान भी नहीं था कि कितना वक्त अब हो चुका है। ख्यालों में खोया हुआ था। गुस्सा भी मन में आ रहा था कि जो पैसा देता है ना, अब इसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। अब पुराने काम पर जा करके देखूंगा। अगर वो काम मुझे मिल जाता है तो मैं उसी में लग जाऊंगा, लेकिन इनके पास में, अपने रिश्तेदार के पास में कभी नहीं आऊंगा। अब मैं अपने ख्यालों में खोया रहा, मुझे पता भी नहीं चला। और तब मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। आवाज़ एक औरत की थी जो मुझसे पूछ रही थी, अरे तुम है कौन? यहाँ क्या कर रहा है रात के टाइम में? यहाँ बस नहीं रुकती। मैं उस औरत को तरफ देखने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि औरत नहीं, ये नवज्योति है, एक लड़की है। उम्र कम है, 20 से 25 साल के अंदर में थी। लाल कपड़ा सूट पहने हुए थी और मेरी तरफ घूरती हुई कह रही थी, अरे यहाँ पर बस नहीं रुकती है। बस स्टैंड और थोड़ा सा आगे है, बेकार बैठा हुआ है यहाँ पर। और तब मैं उसकी तरफ सरसरी निगाह से देखता हूँ। और तब मैं कहता हूँ देखते हुए, नहीं नहीं, मैं बस पकड़ने के लिए नहीं बैठा हूँ। और तब वो हंसते हुए कहने लगी कि यहाँ से कहीं छलांग तो मारने की तरह इरादा नहीं है नदी में। वो नदी का पुलिया था। मैं कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा भी मेरा कोई इरादा नहीं है। और तब यहाँ क्या कर रहा है? सवालों का बाछोर कर दिया था। हाँ, मैं उस लड़की को देख रहा था। देखने में अब अच्छी थी। अब लग रहा था कि जैसे बोल रही थी पढ़ी लिखी भी होगी। कपड़े सही ढंग के पहन रखे थे, लाल सब सूट सलवार था। और मैं देखा कि अच्छे घर की लड़की होगी, लेकिन ये क्या कर रही है? मेरे मन में सवाल जरूर आया, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया। लड़की ज़्यादातर मेरे से सवाल पूछ रही थी। और तब मैं अपने बारे में सब कुछ बताने लगा कि मेरे साथ बड़ा अब परेशानी हो रही है। मैं अपने ठेकेदार के अब बहकावे में यहाँ पर आ गया, अच्छी भली नौकरी छोड़ करके, और मुझे यहाँ परेशानियों में जूझना पड़ रहा है। जो भी मेरे साथ में घट रहा था,
और उस लड़की को मैं बताने लगा। ना जाने ऐसा मैं क्यों कर रहा था। लड़की मेरे समीप खड़ी थी। जब काफ़ी देर बताने लगा तब वो मेरे पास में थोड़ी दूरी पर आकर उसी पुलिया पर बैठ जाती है और कहती है, तू तो बड़ा कष्ट में चल रहा रे, तुझे तो अपने गांव चला जाना चाहिए। यहाँ पर क्या कर रहा है? जब तुझे पता है कि ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है तो अब यहाँ क्या करना? गांव जाता और पुरानी नौकरी पर लौट जाता। वो मुझे समझा रही थी और तब मैं कहने लगा कि देखिए 2 महीने का पैसा रुका हुआ है, ठेकेदार पैसा दे नहीं रहा है, टाल रहा है तो मेरा रिश्तेदार। अब मैं उससे झगड़ भी नहीं सकता हूँ, अब बगैर पैसा लिए मैं जा भी नहीं सकता। तब वो सोच में डूब गई। कहने लगी, क्या तेरे घर में अब ऐसा है कि अब तेरे ऊपर ही खर्चा चलता है और कोई कमाता नहीं? और तब मैं अपने घर की कहानी भी बताने लगा कि जी मेरे साथ में ऐसा ही चल रहा है, मैं हूँ ये घर में इकलौता कमाने वाला। और तब वो सोचने लगी और कहने लगी, तू कल इसी जगह पर आएगा, मैं तेरा कुछ मदद करना चाहती हूँ। मैं उस लड़की को देख रहा था जो अनजान थी। मैं ना उसको जानता था ना वो मेरे को जानती थी, लेकिन अपनी आप बीती बताने के बाद में अब उसमें दया भाव आ गया था। मैं तो देख रहा था कि एक ठेकेदार मेरा है, इतना कुछ होने के बाद भी पैसा देने को राजी नहीं हो रहा। अपने लिए चिकन खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, दारू पी रहा है, उसके लिए पैसे हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं यही सोच रहा था और तब मैं कहने लगा कि आप देखिए, आप मेरे लिए क्यों परेशान होंगी? ये तो मेरे साथ में चल रहा है, आप मेरी मदद कैसे करेंगी? मैं तो आपको जानता तक नहीं। और तब वो लड़की हंसते हुए कहने लगी, जानना जरूरी है, जान पहचान तो अब हम बढ़ा सकते हैं ना। मुस्कुरा के वो बोलने लगी। अब मुझे उस टाइम में एक ऐसे साथी की जरूरत भी थी जो मेरी भावनाओं को समझे, मेरी जो विचार है उसे अवगत हो। और वो लड़की अब मेरा साथ दे रही थी। काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे वहाँ पर, लेकिन मैं जब भी उसके बारे में बोलता कि आप यहाँ पर अब यहाँ क्यों आई हो, रात ज़्यादा हो गया है, और तब वो इशारा करती है, मेरे बगल में घर है, नदी के पास में ही तो मेरा घर है, मैं तो अक्सर यहाँ रात को आती हूँ घूमने के लिए। तब मैं कहने लगा कि आप लड़की जात हैं, आपको डर नहीं लगता? और तब वो हंस के कहने लगी कि हिम्मत है किसी का मुझे हाथ लगाने का, कि जो मुझे हाथ लगा दे। बिल्कुल निफिक्र थी, डर नाम का चीज़ उसके अंदर में था ही नहीं। हाँ, मैं उसकी अब इस बात को दाद दे रहा था कि इसमें डर वाली भावना कोई दिख ही नहीं रही है। और तब मैं कहने लगा, देखिए रात ज़्यादा हो गया है, अब मुझे अब चलना चाहिए। और तब कहने लगी, चल थोड़ी देर मैं तेरे साथ में चलती हूँ, थोड़ा टहल भी लूँगी। काफ़ी देर मैं बैठी रह गई। अब मेरे साथ चलने लगी। मेरे के अब लग रहा था कि मेरी उम्र उसकी उम्र लगभग बराबर ही होगी, और मेरे को तू तड़ा करके वो बात कर रही थी जैसे मैं उससे छोटा हूँ और वो मेरे से बड़ी है। लेकिन आवाज़ में एक मिठास थी, एक अपनापन था, जैसे कोई अपने को तू तड़ाक बोलता है ना, तू ऐसे करके ऐसे वो बात कर रही थी। और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि चलो कोई मेरी भावना को तो समझ रहा है। और तब मैं उससे विदा लेता हूँ कि अब मैं जाता हूँ। और तब वो कहती है कि ठीक है, कल तू आना इसी टाइम में, मैं तुम्हारी कोई ना कोई मदद करूँगी। अगर आज थोड़ी देर और रुकेगा तो मैं कुछ ना कुछ करूँगी। मैं समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की मेरे लिए क्या मदद कर सकती है। अब मैं कहने लगा, ठीक है, मैं कल आता हूँ, रात ज़्यादा हो गई है और आप भी अपने घर चले जाइए, आपके परिवार के लिए तो ढूंढते होंगे। और तब वो ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, हाँ, मेरा कोई परिवार ही नहीं है। मुझे बड़ा झटका लगा था। मैं कहने लगा, क्यों, आपका कोई परिवार नहीं है? और तब कहने लगी, हाँ भी है और ना भी है। अब इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। कहने लगी, तुम जाओ, रात ज़्यादा हो गई है, कल आना इसी टाइम में। हाँ, मैं भी अब वहाँ से जल्दी जल्दी अपने कैंप क्या जो रहने के क्वार्टर थे, अब वहाँ पर मैं आ गया था। मेरे हिस्से का खाना अब हमारे पार्टनर लोग ढक के रख दिए थे, रूखी सूखी रोटी, वैसे ही दाल फाल। मैं देखा भूख तो लगी भी थी, अब कर क्या सकते थे, जैसे तैसे निवाले को अब खाता हूँ, अब फिर आराम से सो जाता हूँ। अगले दिन मैं अपने काम पर अब जुटा हुआ। अब मैं ठेकेदार को अब जो कुछ बोलना था रात में बोल दिया था, और भी अब मुझे समझा दिया था कि पैसा पीछे से नहीं आ रहा है, रुका हुआ पैसा है, जैसे आ रहा है मैं तुमको दे रहा हूँ। अब उससे बात करने कोई
अब इरादा भी मेरा नहीं था। मैं अपना टाइम पास कर रहा था कि जैसे भी मेरा पैसा आ जाए अब मैं यहाँ से उड़न छू हो जाऊँगा। यही मेरा प्रोग्राम था। रात होती है, अब फिर मैं खाना वाना नहीं खाता हूँ, सीधा टहलते हुए उसी जगह पर पहुँच जाता हूँ, उस पुलिया पर जाकर के बैठ जाता हूँ और उस लड़की को इंतज़ार करने लगता हूँ। मैं काफ़ी देर जब बैठा रहा, लड़की नहीं आती है, तब मुझे लगा कि शायद नहीं आएगी। लड़की जाते कोई ना कोई काम जरूर होगा, लेकिन मुझे वहाँ से हटने का मन भी नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि लड़की जरूर आएगी, मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। अब ऐसा करते करते लगभग रात के 11 बज चुका था। जब पूरा हर तरफ जब सन्नाटा पसर चुका था, अब आसपास के खेतों में गिद्धड़ों की आवाज़ अब सुनाई देने लगी। तब मुझे लगा कि अरे रात ज़्यादा हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। जैसे पुलिया से उठता हूँ, लड़की नदी के अब जो चढ़ाव था वहाँ से आती हुई दिखाई देती है। चांद की रोशनी में मैं देख करके पहचान जाता हूँ कि वही लड़की है। फिर मैं उस पुलिया पर बैठ जाता हूँ। लड़की लगभग दौड़ती हुई मेरे पास में आती है। उसके हाथ में कुछ है, लिफाफा जैसा है, पोटली जैसा है, और मेरे पास में आती है। कहती है तू जा रहा था क्या, डांटते हुए मुझे। अपनी जो भाषा थी उसी भाषा में मुझसे बात कर रही थी और वो कह रही थी कि तू जा रहा था क्या। मैं कहने लगा हाँ, मैं काफ़ी देर से आया हूँ, आप नज़र नहीं आई तो मैं सोचा कि आज नहीं आओगी, मैं लौट रहा था। तब कहने लगी हाँ थोड़ा देर हो गया, चल चल बैठ बैठ, कुछ भोजन वोजन किया है कि खाली पेट ही है। मैं कहने लगा अब जा कर के भोजन करूँगा, वही रूखी सूखी रोटी मिलती है, उसी में काम चलाना पड़ता है। तब वो कहने लगी ले मैं तेरे लिए कुछ लेके आई हूँ, चख के देख कैसा है ये। मैं अब उस भोजन को देख रहा था जो पोटली में बंधी हुई थी, और लड़की पोटली से भोजन बाहर निकाल दी थी। वाकई में उसमें बड़ा अच्छी महक खुशबू आ रही थी। भूखा तो था ही। अब मैं कहने लगा कि मैं खाऊं, तो कहने लगी हाँ तेरे लिए तो लाई हूँ, तो इसको चख और बता कैसा बना है। मैं अपने हाथों से बनाई हूँ। उसमें अब मिठास भी था, आवाज़ में मिठास था, लेकिन जब मैं भोजन को चखता हूँ ना तो वाकई में ऐसा भोजन शायद कभी किया ही नहीं था। बड़ा ही आनंद आ जाता है। अब मैं कहता हूँ कि ये तो लाजवाब है, ये आपने बनाया है। मैं उसको आप करके बात करता था और वो मुझे तू करके बात करती थी। तब वो कहने लगी हाँ मैंने ही बनाया है, अच्छा लगा ना। मैं बोला बहुत गजब का लगा। भोजन कर चुका था, तब मैं कहने लगा कि मैं निकलूं, लेट हो चुकी है, मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे होंगे और सुबह काम पर भी तो जाना है। तब कहने लगी चिंता मत कर, मैं तेरे लिए सारा प्रबंध कर दिया हूँ। अब वो एक दूसरी पोटली मुझे पकड़ाती है। मैं पूछता हूँ कि इस पोटली में क्या है। कहती है खोल कर देख। जब मैं खोलता हूँ ना तो मेरी आंखें अब बड़ी बड़ी सी फैल जाती है। देखता हूँ उसमें मुड़े तुड़े काफ़ी नोट रुपए अब रखे हुए हैं। मैं कहता हूँ ये क्या है। कहती है तू परेशान था ना, तेरे पास में पैसे नहीं था ना घर बार देने के लिए, तो मैं सोची कि तेरे लिए मैं उपाय कर दूँ। मैं उसकी ओर देखता ही रह गया था। अनजान लड़की मेरी मदद कर रही थी। एक अपना ठेकेदार था जो इतना कठिन परिश्रम मैं करता था, तब भी वो सैलरी नहीं दे पा रहा था। अपने लिए उसके पास सब कुछ थे, लेकिन मेरे लिए नहीं थे। मेरे तो आंखों में आंसू आ गया था। अब मैं कहने लगा कि नहीं नहीं, आप मुझे भला क्यों पैसा दोगे, मैं अब ये कैसे लौटाऊंगा, मेरे पास में तो अब कुव्वत भी नहीं है। तब वो हंस के कहने लगे अरे लौटाना नहीं है, इस पैसे को अपने गांव भेज, तेरा परिवार का खर्चा चले, मैं तेरे लिए तो लेके आई हूँ। अब मैं मना करता रहा, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। कहने लगी नहीं, इसको तो तुझे लेना ही पड़ेगा। आखिरकार मैं लेता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। तब कहती अरे धन्यवाद आपस में बोलने का, हम दोस्त हैं ना, दोस्त की तरह रहेंगे, इसमें धन्यवाद क्या है। कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो तू भी मेरा मदद कर देना। वाकई में इतनी लड़की साफ दिल थी, साफ गोई से बात कर रही थी। मुझे तो बड़ा अच्छा उसका विचार लग रहा था। मेरी दोस्ती हो चुकी थी। तब वो कहने लगी तो जा, कल फिर आना, हम यहीं बैठेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे। अगर मैं लेट हो जाऊं ना तो थोड़ा इंतजार जरूर करना। मैं जब लौटता हूं ना सारा रास्ता सोचता रहता हूं कि देखो एक अनजान लड़की
आपने मेरी मदद किया और एक मेरा ठेकेदार है। ऐसे सोचते सोचते अब मैं अपना क्वार्टर पे पहुंच जाता हूँ। खाना रखा हुआ है लेकिन मैं खाना नहीं खाता हूँ। अब मेरे पास में अब वो पोटली थी, अपने बैग में रखता हूँ। अब मैं जब पोटली देखा था मुझे आइडिया लग गया था कि उसमें कितना पैसा होगा। कम से कम मेरे 4 महीने की सैलरी तो ज़रूर होगी। वो मुड़े तुड़े नोट मैं गिन नहीं पाया था लेकिन अंदाज़ा ज़रूर लग चुका था। मैं खुश था। तभी मेरा एक पार्टनर जो था, रूम पार्टनर, वो कहने लगा, राकेश अरे भोजन तो कर ले भाई, तेरे लिए भोजन में हम संभाल कर रखे हैं। कहाँ गया था? मैं कहने लगा भैया कहीं नहीं गया था, बस मेरा मन अब ऐसे उदास था तो थोड़ा इधर से उधर घूम रहा था। तब वो समझाने लगा, भैया तेरा रिश्तेदार ही सही लेकिन ये है काइया इंसान, ये तेरे साथ नहीं सबके साथ ऐसा करता है, सबके पैसा तोड़ तोड़ के देता है। पैसा इसके पास में हर महीने आता है लेकिन ये जानबूझ के करता है। भाई तुम इसके चक्कर में कैसे फंस गए? और मैं भी सोच रहा हूँ कि जब मेरा हिसाब हो जाएगा ना, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो लड़का भी दुखी था। तब मैं पहले ही समझ गया था इस बात को, ठेकेदार को, कि ये झूठा इंसान है, ये सबके साथ में झूठ बोलता है। सब लड़का इससे दुखी थे लेकिन वही था कि सबकी सैलरी लटका के रखा था, इसलिए भाग भी नहीं पाते थे और उसका काम चलता रहता था। भोजन अब जो भी था थोड़ा बहुत खाता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। ख्यालों में वही लड़की मेरे सपने में चलती रहती है। मैं उसी पुलिया पर बैठा हुआ सपने में देख रहा हूँ और वो लड़की मेरे इतने समीप आ चुकी है कि मैं थोड़ा अलग होना चाहता हूँ। हाँ, तब वो कहने लगी, अरे अरे घबराता क्यों है, हम दोस्त बन गए हैं ना, तो इसमें अब शर्म वाली कौन सी बात है। मेरे से लिपट जाती है और मैं उस सपने में खो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। मैं अपने आप को थोड़ा अलग ही पाता हूँ। मैं जाता हूँ फैक्ट्री में काम करता हूँ लेकिन काम का मुझे एहसास नहीं होता है। मुझे वही लगता है कि कब शाम हो, कब अंधेरा हो और कब मैं उस पुलिया पर जाऊँ, उस लड़की से मिलूँ। मेरे मन में यही सारा दिन चलता है। अब वाकई में जितना वो पैसा दिया था ना, जो मैं अंदाज़ा लगाया था, और लगभग उतना ही था। लगभग मेरी 4-5 महीने की सैलरी थी और उस पैसे को मैं अब घर भेज दिया था। पोस्ट ऑफिस के थ्रू मैंने ऑर्डर कर दिया था कि चलो अब तो आ गया, अब ठेकेदार से पैसा ले लूँगा और इसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, जो मैं अपना टारगेट बना रखा था। अंधेरा होता है, लोग बाग खाना बनाने में बिजी हो जाते हैं और इसके बाद मैं अब चला आता हूँ उसी पुलिया पर। वहाँ आके बैठता हूँ, इंतज़ार करने लगता हूँ लेकिन लड़की आती नहीं है। जब रात का करीब 10:30 बजता है ना, तब वो उसी नदी के किनारे से अब आती है, चढ़ाव पर चढ़ती है और मुझे नज़र आती है। मैं जब उसको देखता हूँ तो मैं भी खुश हो जाता हूँ और वो सपने की तरह मेरे अब नज़दीक आके बैठ जाती है, मुझसे चिपकने लगती है, प्यार करने लगती है। अब मैं कहता हूँ ये गलत है ना, ये देखिए हम दोस्त हैं ना। तब कहने लगी, अरे सब कुछ चलता है। मैं उसके प्यार में अब आ जाता हूँ। अब तो वो जैसे उसने मेरे ऊपर में बहुत सारा एहसान भी कर लिया था, इतना पैसा मुझे दे दिया था। उस पैसे की बोझ के तले मैं दबा हुआ था, ना भी नहीं कर सकता था। आखिरकार हमारा जो दोस्ती थे अब प्यार में बदल चुका था। इसके बाद वो लड़की कहने लगी, चलो मैं तुम्हें आधे रास्ते तक छोड़ देती हूँ। बात करते हुए हम चले आए, रास्ता का भी पता भी नहीं चला। कब मैं अपने क्वार्टर में आया और वही दोस्त मुझसे कह रहा कि आजकल तो बाहर ज़्यादा रहता है, बात क्या है राकेश, क्या कोई लड़की उड़की पट गई क्या? वो मजाक करता रहता था। तब मैं कहने लगा, हाँ दोस्त, मैं भी मजाक में जवाब दिया, हाँ मैं उसी लड़की से मिलने जाता हूँ। और वो हंस पड़ा, अरे भाई रात में कौन लड़की मिलती है इस सुनसान क्षेत्र में? तब मैं कहने लगा, तो बड़ा समझदार है भाई, तो खुद ही समझ गया। मैं ही मजाक में उसको जवाब दिया था और वो मजाक में समझा था। अब वो जो भी रुकी सुखी था मेरे लिए ढक कर रखा हुआ था, भोजन करता हूँ, अब फिर मैं सो जाता हूँ। यही सिलसिला मेरे साथ में अब स्टार्ट हो जाता है। जब महीना लगता है, सबको अब सैलरी का टाइम आता है, और तब मैं अब जाता हूँ ठेकेदार के पास में कि भाई अब तो मेरा हिसाब कर दीजिए भैया। और तब वो अब कुछ महीनों का पैसा रोक करके 1 महीने का पैसा मुझे देता है। कहता है, राकेश तू तो अपना
अपना है ना, पहले मैं इन लोगों का हिसाब करता हूँ, और फिर जो पैसा बच जाएगा अब मैं तुझे और भी दे दूंगा, ये पैसा संभाल ले। 1 महीने की सैलरी रो पिट करके मुझे देता है। उस पैसे को मैं भी अपने गांव भेज देता हूँ। शाम होता है और तब मैं उस पुलिया पर जाता हूँ, बताता हूँ ठेकेदार के बारे में। और तब वो लड़की हंसने लगती है। अरे भाई, ठेकेदार ही तुम्हारा ऐसा है, अब तुम उसके ज़्यादा क्या भरोसा कर सकते हो? क्या तुम्हें और पैसे की ज़रूरत है? मैं कहने लगा, नहीं नहीं, हमारा काम चल रहा है। मैं अभी तक उस लड़की को पहचान नहीं पाया था। मैं उसको एक साधारण लड़की समझता था, लेकिन जब लड़की ज़्यादा नज़दीक मेरे से हो चुकी थी, प्यार होने लगा था, और तब मैं थोड़ा सा अब उसको परखने लगा था। परख रहा था कि मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करने लगा। लड़की तो मुझे पसंद थी। अब मुझे लगा कि जब इतना रिश्ता आगे बढ़ चुका है तो हो सकता है कि हम शादी की ओर आगे बढ़ें। मेरे मन में यही विचार चल रहा था। मैं उसके माँ बाप के बारे में जानकारी ले रहा था। अब मैं कह रहा था कि दिन के टाइम में कभी तुम मिलो, मैं तुम्हारे घर पर चलूँ, तुम्हारे माँ बाप से मिलूँ। तब वो इनकार करने लगी, नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं आया, जैसे वक्त आएगा अब मैं तुम्हें लेके चलूँगी। अभी वो वक्त नहीं आया। 2 महीना बीत चुका था। आज जब भी मैं मिलता था ना उस लड़की से, प्यार मोहब्बत सब कुछ होता था। जब भी मैं बोलता था कि कल मैं आता हूँ तुम्हारे पास में इसी पुलिया पर, और तुम अपने परिवार से मिलाना, और तब वो कहते थे कि नहीं राकेश, अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं जब उचित समय आएगा और तब मैं अपने परिवार के पास लेके चलूँगी। जो चल रहा है हमारा रिश्ता ऐसा ही चलने दो। अब बीच बीच में अब वो बोलती भी थी, ये कुछ और चाहिए तुम्हें, कुछ और पैसे की ज़रूरत है, तो मैं मना कर देता था। मैं जानता था कि ये ज़्यादा पैसे वाली तो हो ही नहीं सकती। अब इतना सारा मुझे पैसा दिया है, अब मैं फिर पैसा मांगूंगा, एक अपना आत्मसम्मान भी था। अब मैं ऐसा चाहता भी नहीं था, मैं मना कर देता था। वो मुस्कुरा के रह जाती थी। वो रात जो मेरे साथ में आने वाली थी, उस रात को मैं कभी भूल ही नहीं सकता। जब पुलिया पर पहुंचता हूं ना, तब वो पहले से ही वहां बैठी हुई नजर आती है। बड़ा खुश थी, चहक रही थी, मेरे से लिपट रही थी। तब कहने लगी, तू कहता था ना कि तुझे परिवार से मिलाना है, चल आज वक्त आ गया है, चल मैं अपने परिवार से मिलाती हूँ, मैं अपना घर भी दिखाती हूँ। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ और उस लड़की के साथ में चल देता हूँ। उसी नदी के किनारे से उतरता हूँ जहाँ पर उस लड़की का घर था। जब उस घर के पास पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अरे ये तो अलग घर बना हुआ है। खास करके अब जैसे गांव में होता है कि नज़दीक नज़दीक घर होता है, ऐसा नहीं था। खेत में बना हुआ इकलौता घर था और उस घर में मुझे लड़की लेके आती है। हम घर के अंदर आते हैं और तब मैं देखता हूँ कि घर तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, परिवार नाम की चीज़ उसके पास है ही नहीं। और तब मैं कहता हूँ, अरे तुम्हारा परिवार कहाँ है? कहते हैं बस आते ही होंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। अब मुझे अब सेवा भाव करती है और कहती है कि तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। अब ज़्यादा अब खुश नज़र आ रही थी और उसकी खुशी देख करके मैं भी खुश था कि चलो इसका परिवार आने वाला है, कहीं गए होंगे, अब शायद मेरा बात बन जाए, हम शादी भी कर लें। जो मन में इच्छा मैं अब सोच रहा था और वही अब सब मेरे सामने में आ रहा था। मैं भी खुश था। अब कब कितना रात हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं अंदाज़ा लगा लिया कि अब लगभग आधी रात होने वाला है, और तब मैं पूछता हूँ, अरे तुम्हारा परिवार नहीं आया? हम लोग बातों बातों में इतना देर बैठे रह गए। और तब कहने लगी, परिवार तो कभी का चुका है। चौंकने की बारी अब मेरी थी, कहाँ है परिवार? तब लड़की हंसने लगी, एकदम जैसे आंखों में उसका अंगार सा अब दिखाई देने लगा। अब मैं उसकी आंखों की रंगत देखता हूं, बदल चुका है, हंसने का तरीका भी बदल चुका है। ये क्या मतलब है भाई? मैं एकदम सहम सा जाता हूं जब उसकी अब नज़रों को देखता हूं और उसका हंसने का अंदाज देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अभी तो हम प्रेम से बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, अचानक इसका ये रंग ढंग कैसे बदलने लगा। जब तक मैं समझता तब तक जैसे वहाँ पर रोशनी जो जल रही थी ना, सब कुछ अंधेरे में हो चुका था। ऐसा लगा कि मुझे अब वही लड़की जो मेरी प्रेमिका है
मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है, मेरे सीने पर सवार होकर के अब मुझसे लिपट गई है। मैं एक दबाव महसूस करता हूं, जैसे मेरा दम निकल जाएगा। और उसी वक्त मेरे साथ में ऐसा चीज होता है कि मैं अपना होश खो देता हूं। जैसे लगता है कि मेरे सर पर कोई भारी दबाव दिया गया है, कोई चोट मारा गया है। ऐसा महसूस होता है। अब मैं बेहोशी की दुनिया में चला जाता हूं। जब मुझे होश आता है ना, तो सुबह हुई पड़ी है। मैं उसी नदी के पुलिया के पास जमीन पर लेटा हुआ हूं। अस्त व्यस्त कपड़ा मेरा पड़ा हुआ है। जब मैं अपनी आंख खोलता हूं, मुझे लगता है कि जो रात में मेरे साथ में हुआ है ना, वो एक भयानक सपना है। ऐसा वो लड़की मेरे साथ में कभी कर ही नहीं सकती है। मैं उठता हूं, अपने आप को देखता हूं। आज जब मेरी अब हाथों पर निगाह पड़ता है, अपने शरीर पर निगाह पड़ता है, तो बाकी में ऐसे निशान मेरे शरीर पर पड़े हुए थे, जैसे किसी ने मेरे को नोचने खसोटने का अब पूरा जुगाड़ कर लिया था। ऐसा मेरे साथ में किया भी था। मेरे चेहरे पर जैसे नाखून मार रखा हो, जैसे मेरे को कोई मारने की बहुत कोशिश किया हो, लेकिन मैं किसी तरह से बच गया हूं। मैं अपने आप को अब संभालता हूं। मैं उस तरफ देखता हूं जिधर लड़की के घर है। अब मैं अपने आप को देखता हूं। मुझे लगता है कि मैं शायद सपने में ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं सपने में यहां पर कैसे आ गया। डर शरीर में आ चुका है। जैसे जैसे मैं उठता हूं और अपने क्वार्टर की तरफ भागता हूं, वहां पहुंचता हूं, तब हमारे क्वार्टर के लड़के अब जाग रहे थे। उनको पता भी नहीं लगा कि मैं कहां से आया हूं। अब मेरी हालत ये कैसे हुई पड़ी है। वही पार्टनर मेरा अब मेरे से पूछता हो, अरे राकेश, तेरा खाना वैसे ढका हुआ तो खाया नहीं क्या? रात कहाँ था? मेरी तो हालत वैसे ही खराब थी। वो मेरे फटे हुए कपड़े सब देखता है। अरे ये क्या हुआ राकेश? क्या तेरे से कोई लड़ाई किसी से हुई क्या? बात क्या है? तू तो सही सलामत था। रात क्या तू कहाँ गया था? कई सवाल उसने पूछ लिए। मैं किसी सवाल का उसका जवाब नहीं दे रहा था। आखिरकार मेरी हालत खराब हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ में हुआ क्या है, ये सब कैसे मेरे साथ में हुआ। वो लड़की तो मेरी दोस्त थी, उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? मैं बहुत दुखी था। शरीर में हालत भी खराब थी। नोचने खसोटने का पूरा निशान मेरे शरीर पर लगा हुआ था, जैसे उस रात ने लड़की ने मुझे मारने का बहुत प्रयत्न किया हो और एक तरह से मुझे वो मार करके शायद पुलिया पर छोड़ दिया हो। मैं उसकी तरफ से अब मरा हुआ था, लेकिन मेरे तकदीर भाग थे कि मैं अभी भी जिंदा था। मैं अपने दोस्त को बताता हूं कि दोस्त मेरे साथ में ऐसा खेल हुआ है। उस लड़की के बारे में बताता हूं और वो दिए हुए मदद का भी मैं जिक्र करता हूं। तब मेरा दोस्त, वो जो पार्टनर, कहता है, भाई ये तो चुड़ैल का काम है, जैसे तू बता रहा है। चुड़ैल जो होती है ना, अब लड़की को रूप धारण कर सकती है, सुंदर लड़की बन सकती है। जो मैं सुना हूं, हमारे गांव में एक ऐसा ही किस्सा हुआ था, सेम तुम्हारी तरह से। और वो जो चुड़ैल थी ना, एक अच्छी लड़की बन करके हमारे गांव के लड़के के साथ में दोस्ती गांठी थी और उसका मदद भी करती थी, उसका खर्च बर्च भी चलाती थी और लड़का भी बड़ा प्रसन्न था। अब उसको तो खजाना मिल चुका था, उसके साथ रात भी गुजारता था। लेकिन एक रात को उस लड़की को बहका के ले जाती है एक पेड़ के पास में और उसको जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भी तकदीर भाग सही था कि वो बच जाता है। सेम कहानी तुम्हारे साथ में हुई है राकेश। वो लड़का कांप जाता है। कभी भूल से उस लड़की के पास में दोबारा मत जाना, उस पुलिया पर तो भूल के मत जाना। वो लड़की चुड़ैल ही थी। अब देखो तुम्हारी हालत कैसे कर रखी है। आखिरकार धीरे धीरे कैंप में सबको पता लग जाता है। ठेकेदार भी आता है और ठेकेदार भी देखता है, कहता है, राकेश ये सब क्या हुआ? लेकिन मैं ठेकेदार को पूरी बात नहीं बताता हूँ, आधी अधूरी बात बताता हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से परेशान था और मैं टहलते हुए पुलिया पर चला गया और वो लड़की एक चुड़ैल थी और मुझे अब मारने की कोशिश की। अगर तुम सही टाइम पर पैसा देते तो ये खेल नहीं होता। और तब वो ठेकेदार कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा हिसाब देता हूँ, पूरा हिसाब लो और तुम इस जगह को छोड़ दो। भाई ये जो चुड़ैल है ना, मैं इसके बारे में किस्सा सुन चुका हूँ, ये पुलिया पे ही नजर आती है और जिस लड़के को एक बार वो पकड़ लेती है ना,
तो पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है। मैं तो कहूँगा कि तुम आज ही निकलो, ये रहा तुम्हारा हिसाब किताब। अब ठेकेदार भी जल्दी जल्दी सब मेरा हिसाब किताब दे देता है। कहता है तुम अपना गांव निकल जाओ, जहाँ तुम काम करते थे वहाँ करना, लेकिन इस एरिया में बिल्कुल मत आना। वो बिल्कुल डर चुका है। आखिर मेरा रिश्तेदार था और सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं तो वहाँ पर रुक ही नहीं पाया था। मैं भी अब सारा कुछ अब हिसाब किताब मिल चुका था, पैसे मिल चुका। अब मैं अपने पार्टनर से, अपने लड़कों दोस्तों से सबसे मिल कर के अब मैं अपने गांव आ गया था। मुझे भी डर था कि कहीं वो मेरा पीछा करते हुए मेरे गांव तक ना पहुंच जाए। गांव में जाने के बाद अपने परिवार को बताता हूं कि मेरे साथ में ऐसा हादसा हो गया है। और तब वो लोग मुझे एक तांत्रिक के पास में ले जाते हैं। तांत्रिक मुझे झाड़ फूक करता है और तब कहता है कि आप डरने की आवश्यकता नहीं है, वो तुम्हारे पास में अब दोबारा नहीं आएगी। मैंने ऐसा प्रबंध कर दिया। अब मैं 3 महीने तक अपने गांव में रहता हूं। डर इतना हो चुका था। पूरा 3 महीने बीत जाने के बाद में जो डर था ना मेरे अंदर में, वो निकल चुका था। लेकिन मेरा परिवार उस तांत्रिक बाबा के पास में जाते थे, अब उनका राय लेते थे और वो कहने लगे कि ना, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे को जो यंत्र दिया हूं अब अपने गले में हमेशा लगा कर रखना। उनका यही कहना था। और जब 3 महीने घर में बैठे बैठे मैं भी अब बोर हो चुका था। मुझे लगा कि अब मुझे काम पर निकलना चाहिए। मैं अपने परिवार वालों से बोलता हूँ और वो मना करते हैं कि नहीं नहीं, अब वो तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। और तब मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं, मैं अपने रिश्तेदार के पास नहीं, मैं अपने पुराने काम पर लौटना चाहता हूँ। और मैं वहाँ पर अपना काम करूँगा जैसे मैं पहले करता था। आप लोग चिंता नहीं करो। मैं अपने परिवार को समझाने बुझाने के बाद अब मैं अपने पुराने काम पर लौटता हूँ। अब मेरा वहाँ पर अच्छा चाल चलन था, तो मेरा जो सुपरवाइजर था देरी नहीं किया काम पर रखने के लिए। आज जिन लड़कों के साथ में कमरा शेयर करके रखता था, अब उसमें मुझे परेशानी नहीं हुई। मैं अपना काम करने लगा था। डर जो था ना मेरे शरीर से निकल चुका था। और जब मैं पूरा 1 महीना बीत जाता है और तब मैं एक आवश्यक काम से अब अपने जो क्वार्टर था वहाँ से मैं निकलता हूँ। पूरा 1 महीना जब बीत जाता है और मैं एक अपने दोस्त के साथ में जो रूम पार्टनर होता है और उसके साथ में मैं जाता हूँ सिनेमा देखने के लिए, नाइट शो। अच्छा फिल्म लगा था, फिल्मों का मैं शौकीन था और नाइट शो देख करके हम लौट रहे थे। हमारे पास में कोई साधन नहीं था। अब हमें 3 किलोमीटर के आसपास पैदल चल करके अपने क्वार्टर पड़ना था। रात हो चुकी थी। अगर दिन का टाइम होता तो साधन जरूर मिलता और हमें उम्मीद थी कि कोई न कोई हमें लिफ्ट मिल जाएगा। जब हम अपने दोस्तों के अपने एक ही दोस्त था उसके साथ में हम अब चल रहे थे बात करते हुए कि कोई न कोई साधन जरूर मिलेगा, लेकिन लिफ्ट मुझे नहीं मिल रहा था। हम बात करते हुए अब बढ़ते जा रहे थे। आधा रास्ता हम पार कर चुके थे। जैसे आधा रास्ता पार करते हैं ना, अब थोड़ा सा जंगली इलाका आ चुका था। दोनों साइड में जंगल वाले अब हिसाब किताब दिखाई दे रहा था, घने जंगल जैसा। अब वहां पर जैसे पहुंचते हैं ना, अचानक जैसे मुझे कोई धक्का देता है। मैं औंधे मुंह जमीन पर गिरता हूं। अब मेरा जो दोस्त है ना मेरे से आगे चल रहा होता है। जब मेरी चीख निकलती है ना, तब वो पीछे मुड़कर देखता है। अब मैं तो जमीन पर गिरा हुआ हूं। मैं तो देख ही नहीं पाया कि मेरे साथ में हुआ तो क्या हुआ। मेरा दोस्त जो आगे था और मेरी चीख सुन करके अब घूमता है, पीछे देखता है और वो चिल्लाने लगता है, भागने लगता है मुझे छोड़ करके। कहता है तुम्हारे पीछे चुड़ैल खड़ी है, चुड़ैल खड़ी है, जल्दी से जान बचाओ राकेश, जल्दी से जान बचाओ। हाँ, मैं उठता हूं, दर्द मैं भूल जाता हूं। मुझे लगा कि शायद मेरे साथ में खेल हो चुका है। हाँ, मैं उठकर जब देखता हूं ना तो एक भयानक चेहरा मुझे नजर आता है और चेहरा उसी लड़की से मिलता जुलता था। बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहनती थी, लाल रंग के कपड़ा, और वैसे ही हुलिया मिलता था, लेकिन चेहरे का जो रंग ढंग था ना बिल्कुल बदला हुआ था। बड़ा ही भयानक लग रहा था। हाँ, मुझसे कुछ कदम की दूरी पर वो खड़ी हुई थी, लेकिन मुझे पकड़ नहीं पा रही थी। मैं उठ करके वहां से अब अपनी दोस्त की तरफ भागा
गिरते पड़ते हम दोनों दोस्त भागते जा रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों तो भाग रहे हैं, हमारे साथ में भी कोई आ रहा है। मुड़ के देखते हैं, मेरा दोस्त भी देखता है, तो वही चुड़ैल लड़की हमारा पीछा कर रही है। अब तो हमारे प्राण और सूख गए कि अब क्या हो गया, हम दोनों के दोनों मारे जाएंगे। अचानक वो चुड़ैल लड़की हमारे सामने आ जाती है, रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है। अब मेरे दोस्त से कहती है, तू यहाँ से निकल। जैसे वो तू तड़ाक के भाषा में बात करती थी ना, वही भाषा इस्तेमाल कर रही है। कह रही मेरे दोस्त से, तू निकल, तेरे से कोई हमें लेना देना नहीं है, मुझे इससे काम है, तू जा, तेरी जान को मैं बकस दिया। मैं खौफ में अपने दोस्त को मना कर रहा हूं कि नहीं भाई तू मत जाना, नहीं तो मुझे मार देगी, तू मेरा रक्षा कर, मुझे बचा ले, मैं डर जाता हूं। और वो दोस्त मेरा अब मेरी परवाह ही नहीं करता है। अब उसकी जान बच गई और वो भागता रहता है, मेरी आंखों के आगे से अब गायब हो चुका है। मैं डर जाता हूं। अब उस जगह से मैं भागने की कोशिश करता हूं, लेकिन भाग नहीं पाता हूं। जिधर मुड़ता हूं उधर वो लड़की खड़ी दिखाई देती है, भयानक चेहरा लेकर के, और वो गुर्राते हुए कहती है कि तेरे लिए मैंने इतना सब कुछ किया, और तेरा मैं थोड़ा सा खून पी ली तो कौन सा बुरा कर दिया। तो एरिया छोड़ के भाग गया, मुझसे बचने की कोशिश करने लगा। मैंने तुम्हारा मदद किया था, तू एहसान भूल गया। मैं तेरा थोड़ा सा खून पी रही थी और तू बवाल कर दिया। अब मुझे कोस रही थी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मेरे साथ में धोखा किया, मेरे साथ गद्दारी किया है, तू दोस्त के लायक था ही नहीं। अब वो मेरे बिल्कुल करीब थी, जैसे मुझे अब हाथ से भी छू सकती थी। मैं बहुत खौफ में था, हाथ जोड़े खड़ा कि आप मुझे बख्श दो, मैं आपको जानता नहीं था, आप मेरी जान को मत मारो, मैं अब अपनी गलती को मान रहा हूं, मुझसे गलती हो गई है, मुझे आपसे दूर नहीं भागना चाहिए था। मैं जान बचाने के लिए उसे माफ़ी मांग रहा था कि कैसे भी लड़की मुझे पकड़ दे, अब मैं उसके चंगुल से छूट जाऊं। तब वो चेहरे पर वही भाव, वो जो डरावना चेहरा था, सब कुछ बदल जाता है। वही जो चमकता हुआ चेहरा, खूबसूरत चेहरा उस लड़की का जो मैं पहले देखता था, वही रूप उसको आ जाता है। कहती अब है लाइन पर ना, चल मेरे साथ में उस पेड़ के पास में बैठते हैं, तो उससे बहुत कुछ हिसाब किताब करना है। जैसे ही मेरे हाथ पकड़ती है ना, वो दूर भाग जाती है, जैसे उसके शरीर में बिजली का करंट लग गया हो। वही मौका था मेरे लिए। मैं फिर मुड़ करके पीछे नहीं देखा। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे बख्शूंगी नहीं, जब भी मौका मिलेगा मैं तुझे जरूर मारूंगी। अब तुम मेरे साथ में दोबारा चिट किया है। लड़की चिल्लाती रह गई, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं किया। ये सब कैसे हुआ? जब मैं अपने घर पहुंचता हूं, तब मुझे दोस्त मिलता है, उसका भी हाल अब एकदम बेकार हुआ पड़ा है, डरा हुआ अपने आंख बंद करके रो रहा है। मैं उसको समझाता हूं कि अब तू डर मत, सब कुछ सही हो गया है, मैं वहां से बच के आ गया हूं। अब पूरा कहानी बताता हूं। तब मेरा दोस्त शांत होता है, कहता है ये सब चक्कर क्या है राकेश, ये सब तेरे साथ में क्यों हो रहा था, वो लड़की तुझे क्यों मारना चाहती थी। तब मैंने शुरू से लेके अंत तक पूरी घटना बताने लगा कि देख मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। मैं तो उस लड़की को एक साधारण लड़की समझता था, मुझे एहसास तक नहीं था कि वो एक प्रेतात्मा है, एक चुड़ैल है। और उस रात मेरे साथ में शायद यही हुआ था। जब आखिरी रात हम मिले थे, वो शायद मेरा खून पीना चाहती थी, और शायद वो खून पी भी लिया होगा, तभी तो मेरे हाथ में इतने सारे लकीरें थी, नोचने खसोटने की, चेहरे पर। मैं सब कुछ समझ गया था। और आज मैं कैसे बचा, अब वही सोच रहा था कि आखिर मेरे में ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जो मेरा हाथ छूते ही लड़की झटक करके दूर चली गई, डर गई, जैसे उसको बिजली के करंट को छू दिया है। तब मैं खुद ही अपने आप को देखने लगा, क्योंकि वो तांत्रिक बाबा का दिया हुआ यंत्र मेरे गले में आज भी था। तब मुझे एहसास हुआ कि आखिर इसी यंत्र ने, तांत्रिक बाबा का दिया हुआ यंत्र ने मेरी जान बचाया। अब इसके बाद मैं कहूँ ना, वो भी नौकरी छोड़ करके मैं अपने गांव आ गया था और गांव पर ही रहने लगा। गांव पर ही छोटा मोटा मैं
अब एक दुकान कर लिया था और उसी से मेरी जीविका चलने लगी। ये सब समस्या जब खत्म हुआ जब मेरी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद भी मैं अकेले डरता रहता था, अंधेरे में जाता नहीं था कि कब वो घात लगाए हो और कब मेरे सामने आ जाए। लेकिन जब शादी हो गया तब जाकर के वो डर मेरा कम हुआ। आज भी उसकी खौफ मुझे सताता है, लेकिन उसके बाद वो चुड़ैल लड़की मेरे सपनों में भी नहीं आई थी। मेरे सामने तो दूर की बात है। और उसमें बहुत बड़ा योगदान था उस यंत्र का। वो यंत्र मैं अभी भी अपने गले में लगा के रखता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की आप बीती राकेश जी की। ये कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती, ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल की रात एक ऐसे ही डरावनी घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।